शादी की रात शौहर को अचानक फोन आ गया। शौहर मुझसे बोला, मेरी माँ के कमरे में सो जाओ। मैं अपने सास के पास चली गई। अब रोज यूं ही होने लगा। मैं रात सास के पास सोती। सास दिन ब दिन जवान होने लगी और मुझे हड्डियों का दर्द होने लगा। जब मेरा 21 साल देवर बोला, मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा जवान होने के लिए वही करूंगा जो रात अम्मा भाभी के साथ करती है। ये सुनते मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ कुछ गलत होता है। मैंने देवर को चॉकलेट देकर पूछा, अम्मा मेरे साथ क्या करती हैं? तो इसने जो बताया, दिल फटने लगा कि मैंने एक बहुत ही सख्त किस्म के माहौल में आंख खोली थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई तो मुझ पर जान निछावर करते थे, जबकि अब्बू मुझ पर बहुत सख्ती करते थे। मैंने अक्सर सुना है अब्बू अम्मी से कहा करते थे कि अगर मदीहा से किसी किस्म की ऊंच नीच हो गई तो हम 5 मर्दों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी बेटी पर लगाम डालो, जिस कदर मुमकिन हो सके इस पर सख्ती करो। ना जाने अब्बू को ये क्यों लगता था कि बेटियों को काबू करने के लिए इन पर सख्ती करना जरूरी होता है। मेरे ख्याल में तो जो बाप अपनी बेटियों के दोस्त होते हैं, इन्हें ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि हमारी इज्जत का ख्याल रखना। वो वैसे ही बाप की खुशी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। खैर, अब्बू का हुक्म था तो अम्मी कैसे रोक गिरदानी कर सकती थी भला। अम्मी ने सारी जिंदगी मुझ पर बहुत रोक टोक की थी, कहीं आने जाने भी नहीं दिया था और ना ही कोई सहेली बनाने दी थी। मैं इस घुटन ज्यादा माहौल से बहुत तंग आ गई थी। मुझे थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी हवा चाहिए थी। हुआ कुछ यूं कि अब्बू को अपने किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। तब मैं बेइंतहा खुश हो गई थी। मैं अम्मी से बोली, अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बचपन की सहेली के घर जाना चाहती हूँ। अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो मैं बोली, अम्मी आपने हमेशा मुझ पर सख्ती की है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। दुआ करें मुझे मौत आ जाए। मेरी बात सुनकर अम्मी दहल गई थी। वो कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो ये जो तुम्हारे 4 भाई हैं ना, ये सिर्फ अपने बाप के हैं, जबकि तुम बड़ी बेटी हो। तुम मेरी सहेली हो, मेरी रूह का टुकड़ा हो। अम्मी की बातें सुनकर मैं बोली, अगर ऐसी ही बात है तो प्लीज आप मुझे मेरी सहेली के घर जाने दे। ना जाने कैसे अम्मी का दिल फिसच गया था और उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। मैं बेइंतहा खुश हुई थी। अलमारी में से अपना खूबसूरत तरीन सूट निकालकर पहन लिया था। मैं खूब तैयार हुई थी। अम्मी ने मुझे पैसे भी थमा दिए थे और तलखीन की थी कि अपना बहुत ख्याल रखना। मैं अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दी और घर से चली गई थी। आज मैं कई सालों बाद आमना के घर जा रही थी। पहले जब छोटी थी तो 1-2 बार अम्मी के साथ ही गई थी, क्योंकि इसका घर बहुत दूर था और जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता था। आज मैंने जिद की थी कि मैं तन्हा जाना चाहती हूँ। मैं जिंदगी को करीब से देखना चाहती हूँ। खैर, मैं बस में बैठ गई थी। सब कुछ नया नया लग रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग पर छाई धुंध से छट गई हो। एक सुकून सा मेरे रग में सरायत कर गया था। खैर, जब मैं आमना के घर पहुंची तो इसे यकीन ही नहीं आया कि मैं इसके घर कैसे चली गई हूँ। वो कहने लगी, आज तो लगता है मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम हमारे घर आ गई हो। मैं हंसकर बोली, तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किल से इजाजत मिली है। खैर, हम दोनों सहेलियां 2 घंटे साथ थी। मैंने इससे जाने की इजाजत मांगी तो इसने इनकार कर दिया और बोली, नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ कुछ वक्त गुजार लो। मैं बोली, अगर आज वक्त से घर ना गई तो अम्मी मुझे फिर घर से निकलने की इजाजत नहीं देंगी। आमना बोली, तुम बेफिक्र रहो, मिल जाएगी इजाजत। यूं ही करते कराते 4 घंटे बीत गए थे। अब जब फिजा में मगरिब की अज़ान गूंजी थी तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तब आमना भी मुतफक्किर हो गई थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतनी देर हो गई। मैं बोली, कोई बात नहीं आमना। कहने लगी, मैं अम्मी को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। मैंने इनकार कर दिया और बोली, नहीं नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। वैसे ही मैं बहुत अरसे बाद घर से तन्हा निकली हूँ। मैं जिद करके आमना के घर से तन्हा निकल आई थी, मगर मुझे इस बात की मुताल्लिक़ कहाँ इल्म था कि ये मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मुझे महसूस हुआ कि 2 लड़के मुझे मुसलसल घूर रहे हैं। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी तो ऐसी हालत का सामना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो लड़के मेरी घबराहट देखकर महफूज होने लगे और चलते चलते आकर मेरे पास खड़े हो गए थे। ये बोला, कहाँ जा रही हो अकेली अकेली? हमारे साथ चलो। तुम्हारे कदमों में दुनिया जहां की नेमतें लाकर रखती थी। वो दोनों लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे थे। मैं इनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी जबकि वो मेरे करीब आते जा रहे थे। तब मुझे बस आती दिखाई दी थी। मेरी जान में जान आ गई थी।
میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ خیر بس رکی تو میں جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اب ان آوارہ لڑکوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر میری جان تب نکلی جب میرے ساتھ ہی وہ لڑکے بھی بس میں سوار ہو گئے تھے۔ اب وہ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب ایک لڑکا ایک بوڑھا وہ غصے سے بولا، تم دونوں کون ہو؟ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے اور بولے، ابھی تو کچھ نہیں لگتی، مگر بہت جلد ہماری کچھ نہ کچھ لگ جائے گی۔ اس لڑکے نے ان دونوں کو مجھ سے دور کر دیا اور بولا، اگر اب اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ لڑکا پورے راستے میری حفاظت کرتا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ میں اس کے لیے دعا کرتی رہی تھی۔ بس رکی تو وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہی اترا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اب بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس لیے اس کی بات کو ٹال نہ سکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام ذیشان ہے۔ وہ مجھے گھر کے قریب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں گھر داخل ہوئی تو امی نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بھی روتی جا رہی تھی۔ امی کہنے لگی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ میری جان پر بن گئی تھی۔ میں نے روتے روتے امی کو سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ امی بہت زیادہ گھبرائی تھی۔ کہنے لگی، اللہ اس لڑکے کا بھلا کرے جس نے ہماری مدد کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ امی اب اٹھتے بیٹھتے ذیشان کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ 2 دن بعد ابو واپس آ گئے تھے۔ میں نے اور امی نے اس واقعے کو ابو اور بھائیوں سے چھپا لیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ذیشان کا حسن سلوک یاد آتا تھا تو میرے دل میں اس اجنبی کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ ملاقات پہلی اور آخری تھی، مگر پھر بھی میں اسے اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ 1-2 بار تو وہ میرے خواب میں بھی آیا تھا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگی تھی کہ کیا ذیشان سے دوبارہ ملنا ممکن ہے۔ میں ایک دن آمنہ کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی تو میں نے اسے ذیشان کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری بات سن کر آمنہ کہنے لگی، تم اس لڑکے کو فیس بک پر تلاش کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل بھی جائے۔ آمنہ نے مجھے روشنی کی کرن دکھا دی تھی۔ میں بے انتہا پر جوش ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی کال بند کی فوراً سے امی کے موبائل میں فیس بک انسٹال کی اور اس کی آئی ڈی بنائی تھی۔ اس کے بعد اب جب مجھے بھی موقع ملتا میں ذیشان نام کے لڑکوں کو سرچ کرنے لگتی تھی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ بھلا ایک لڑکے کو محض نام کے ذریعے تلاش کرنا ناممکن تھا۔ میں ہمت ہارنے ہی لگی تھی کہ ایک دن ذیشان کی تصویر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے اسے فیس بک سے تلاش کر ہی لیا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے میسج کیا اور شکریہ ادا کیا کہ دن سے آپ نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں اور میری امی کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں آیا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد اس نے مجھے جواب دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے کچھ ایسا بھی نہیں کیا جو بالکل انوکھا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ فیس بک بہت کم استعمال کرتا ہے۔ اب ہم دونوں ہر روز باتیں کرنے لگے تھے۔ مجھے ذیشان سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیجو تو وہ کہنے لگا، مجھے علم نہیں ہے کہ تمہارے والدین میرا رشتہ قبول کریں گے بھی یا نہیں، کیونکہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، بہت ہی معمولی سی جاب کرتا ہوں۔ ابو کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں ہی اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کا کفل ہوں۔ میں بولی، ذیشان میرے لیے تم ہی بہت ہو، تم میرا رشتہ لے آؤ گی، میں اپنے گھر والوں کو خود ہی منا لوں گی۔ ذیشان کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس کا رشتہ آیا تو ابو نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی، میں ایسے گھر میں اپنی بیٹے کا رشتہ نہیں دوں گا جہاں رزق کی تنگی ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ ابو کو سمجھائیں۔ امی کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہی ذیشان ہے جس نے میری عزت بچائی تھی۔ امی نے بھی اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی تھی، مگر ابو نہیں مانے تھے۔ تب میں نے ابو کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان سے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ آپ میری شادی اسی جگہ پر کر دیں، اگر اس کی تنگی ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات سن کر ابو چونک گئے تھے، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم اس رشتے کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، تم اس لڑکے کو کیسے جانتی ہو؟ میں چپ ہی رہی تھی، مگر ابو جہاں دیدہ انسان تھے وہ سب سمجھ گئے تھے۔
उन्होंने फिर भी रिश्ते की मुखालिफत की थी, मगर मैं डर गई थी। एक दिन मैंने अब्बू से साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने मेरी शादी इस जगह नहीं की तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी बात सुनकर अब्बू हक्का बक्का रह गया था। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। फिर वो अम्मी को भी बुरा भला कहने लगे कि तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बेटी गुल खिलाती रही है और तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं है। अब्बू मेरे अज़ायम से डर गए थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। मगर अफसोस इस बात का था कि मेरी रुखसती के वक्त उन्होंने मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा था। वो बस इतना बोले थे, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मेरी आंखें छलक पड़ी थी। खैर, मैंने दिल में सोचा कि अब्बू आपने पहले भी कौन सा कभी मुझे प्यार किया था। मैं इसी में खुश थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही थी जिससे मैं मोहब्बत करती थी और जो मुझे चाहता था। मैं रुखसत होकर ज़ीशान के घर आई थी, मगर यह देखकर जरा घबरा गई थी कि ज़ीशान के घर के हालात मेरी तौखा से बढ़कर खराब थे। इसका कमरा भी बहुत छोटा सा था, जिसमें वाजिबी सा फर्नीचर पड़ा था। मगर जब ज़ीशान मेरे रूबरू आकर बैठा, घर मुझे दुनिया के सब गम भूल गए थे। ज़ीशान ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी खुशी का इजहार किया था। वो कहने लगा, मदीहा, जब मैंने तुम्हें बस में देखा था तो तुम मुझे मेरी बहुत अपनी से लगी थी, मगर मैं जानता था कि ये मुलाकात पहली और आखिरी है, इसलिए मैंने अपने दिल से तुम्हारा ख्याल झटक दिया था। मगर जब तुमने खुद मुझसे फेसबुक पर राबिता किया तो मुझे अपनी खुशी किस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मदीहा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी मेरा घर छोटा है, मेरे हालात भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये मुश्किल वक्त छूट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुराकर बोली, ज़ीशान, आपने मुझसे किसी कीमत की कोई बात नहीं छुपाई थी। आपने सब कुछ मुझे पहले से ही बता दिया था, मगर फिर भी मैंने आपका इंतखाब किया और आज मैं आपके साथ वादा करती हूँ कि हमेशा आपका साथ दूंगी। ज़ीशान मुस्कुराने लगा था। फिर इसने मुंह दिखाई कि अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी थी। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक ज़ीशान को एक कॉल आ गई थी। वो फोन सुनकर कुछ परेशान सा हो गया था। फिर मुझसे कहने लगा, मदीहा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तुम प्लीज मेरी अम्मी के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, ज़ीशान, क्या आपका काम मुझसे ज्यादा जरूरी है? ज़ीशान के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वो कहने लगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मम्मी के कमरे में चली जाओ। मैं गुस्से से उठी और कपड़े बदलकर अपने सास के कमरे में चली गई थी। मैं बोली, आंटी, ज़ीशान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने मुझे आपके कमरे में भेज दिया है। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है मेरी बेटी, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा बोझल हो गया था। मैं ज़ीशान की खातिर अपने बाप को नाराज करके आई थी और वो शादी की पहली रात ही मुझे छोड़कर अपने काम से चला गया था। मैं बहुत ज्यादा अफसरदा थी। यूं ही मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब उठी तो ज़ीशान घर में ही था। मैंने इससे कोई बात नहीं की थी। ज़ीशान ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। तब कहीं जाकर मेरे दिल से उदासी खत्म हुई थी। ज़ीशान के घर का माहौल बहुत अच्छा सा था। वो अपनी वालिदा के सामने मुझसे हंसी मजाक कर रहा था। मेरा देवर भी मुझे भाभी भाभी कहते नहीं थक रहा था। मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अम्मी का भरी दुनिया में मेरे सिवा था ही कौन। अब्बू तो अम्मी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। फिर मेरे भाई भी हूबहू अब्बू पर ही गए थे। ऐसे में हम दोनों माँ बेटी ये एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। खैर, मुझे यकीन था कि ज़ीशान के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात हुई तो हम सब ने मिलकर खाना खाया था। फिर मैं अपने कमरे में आई और ज़ीशान भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मगर फिर से ज़ीशान को एक फोन कॉल आ गई थी, जिसे सुनकर ज़ीशान बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ज़ीशान से ज्यादा मैं परेशान हो गई थी कि कहीं वो फिर से छुप कर तो नहीं चला जाएगा। मैं दम साधे बैठी थी। तब ज़ीशान कहने लगा, मुद्दे के कमरे में चली जाओ, मुझे काम है। मैं गुस्से से बोली, ज़ीशान, मेरी शादी आपके साथ हुई है या आपकी अम्मी के साथ, जो आप ये सब कर रहे हैं? मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी बात सुनकर ज़ीशान हंस दिया और बोला, मदीहा, तुमने तो मेरे साथ वादा किया था कि हर मुश्किल में मेरा साथ दोगी। तुमने तो 2 दिन में ही हिम्मत हार दी है। मैं गुस्से से बोली, ज़ीशान, मुझे सच सच बताएं, आप मुझे छोड़कर जाते कहाँ हैं? ज़ीशान कहने लगा, तुम बिलावजह मुझ पर शक मत करो, मैं बहुत ज्यादा मजबूरी में ही
तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद कितना बेबस महसूस करता हूँ। ज़ीशान ने मुझे ज़बरदस्ती ही अपनी वालिदा के कमरे में भेज दिया था। आज तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा था कि ज़ीशान के संग जिंदगी प्यार मोहब्बत से गुजर जाएगी, मगर वो भी अब अजीब सा लगने लगा था। भला ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अपनी वालिदा के कमरे में भेजकर खुद काम से चला जाता होगा। ये सब बातें मेरे हसाबो सवा पर हो गई थी। इसी वजह से मेरी हड्डियों में भी दर्द रहने लगा था। आज से खबर तो मुझे भी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ था। मैं तो ये खट्टी कट्टी चुस्त सी लड़की थी। मैंने अक्सर अम्मी के मुंह से सुना था कि वो कहा करती थी कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान के जिस्म से सारी तवन्नाई चूस लेती हैं। मैं भी समझ गई थी कि ज़ीशान का ये रवैया मेरे अंदर से मेरी जान चूस रहा है। खैर, मैंने महसूस किया था कि अब मेरी सास बहुत खुश रहने लगी थी। बल्कि अगर ये कहूँ कि वो पहले से ज्यादा जवान नजर आती थी तो भी गलत नहीं होगा। तब मेरे दिल में ख्याल आता कि क्या पता मेरी सास ज़ीशान की शादी किसी और लड़के से करना चाहती हो। और अब जब ज़ीशान मुझे हर रात अपनी वालिदा के कमरे में छोड़कर चला जाता है तो इन्हें दिली तस्कीन मिलती हो। मैंने सोच लिया था कि इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगी, मगर मुझे सारी हकीकत आगाह करता भी तो कौन। मैंने अपने सास से पूछने की कोशिश की थी, मगर फिर से झटक दिया था। तब मेरे ज़हन में मेरे देवर का ख्याल आया था। वो अभी छोटा था, इसको बातों में लाकर कुछ भी पूछा जा सकता था। एक दिन मेरी सास मोहल्ले में निकलती थी, तब मैं और मेरा देवर अकरम ही घर पर मौजूद थे। अकरम सहन में बैठा पढ़ रहा था। मैं इसके पास जाकर बैठ गई और बोली, अकरम क्या पढ़ रहे हो? वो बताने लगा कि कल साइंस का टेस्ट है। मास्टर साहब ने बोला है जिस बच्चे के नंबर इससे कम आएंगे तो इसे मुर्गा बनाकर पिटाई करेंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए आज अपना क्रिकेट का मैच छोड़कर पढ़ने बैठा हूँ। मैं अकरम की मासूमाना से बात पर मुस्कुराती थी। फिर बोली, अकरम एक बात तो बताओ, मुझे क्या ज़ीशान की पहली मंगनी हो चुकी थी? वो मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया था। कहने लगा, भाभी मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आता कि आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद ज़ीशान भाई से शादी करने पर राजी कैसे हो गई है। अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे घर में बहुत ज्यादा गुर्बत हो गई थी। सारे हालात आपके सामने ही हैं। अम्मी ने एक दो घरों में ज़ीशान भाई का रिश्ता मांगा था, मगर इनकार हो गया था। अम्मी भी बहुत परेशान से रहने लगी थी कि अब क्या होगा। फिर एक दिन ज़ीशान भाई ने अम्मी से कहा कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए रिश्ता मांग दे। अम्मी बहुत ज्यादा मायूस थी। वो कहने लगी, ज़ीशान मैं तो रिश्ता मांग लूंगी, मगर आगे से इनकार हो जाएगा। तब भाई बोले कि नहीं, इस बार इनकार नहीं होगा, फिर देख लें भाई की बात सच साबित होगी। अम्मी ने आपका रिश्ता मांग लिया था और इनकार नहीं हुआ। अम्मी बहुत ज्यादा खुश थी। फिर आप हमारे घर भी आकर आ गई। मैंने सर अज़बात में सर हिला दिया था। फिर अकरम से बोली कि तुम पढ़ाई करो, मैं भी अपने एक दो काम निपटा लूं। मैं उठकर किचन में आ गई थी। इस सोचने लगी थी, अगर ये सब कुछ इतना ही सीधा साधा सा है तो फिर ज़ीशान मुझे हर रात छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। मेरी और ज़ीशान की शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और वो हर रात मुझे अपनी वालिदा के कमरे में छोड़कर खुद बाहर कहीं चले जाते थे। अब तो मुझे इस बात का शक होने लगा था कि कहीं ज़ीशान ने खुफिया तौर पर दूसरी शादी तो नहीं की हुई। ये सब बातें ऐसा शिकन थी। मुझे हर रात अपनी सास के कमरे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर मेरी मजबूरी थी। अब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मेरी हड्डियों में शदीद दर्द रहने लगा था, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से लग गई थी। जबकि मेरी सास पहले जरा ज्यादा उम्र की लगती थी, मगर अब तो वो बिल्कुल ही जवान हो गई थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लगता था। अब तो ज़ीशान भी मेरे लिए बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन मेरे पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द था। ज़ीशान काम से आया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोले, ज़ीशान मुझे डॉक्टर के पास ले चले, मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़ीशान सोच में पड़ गया और बोला, इस चीज का इलाज तो शायद डॉक्टर के पास भी ना हो। रुको, मैं अम्मी से पूछता हूँ। ज़ीशान अपने वालिदा के कमरे में चला गया और जब वापस आया तो इसके हाथ में एक पुड़िया पकड़ी हुई थी। ज़ीशान कहने लगा, तुम ये फीकी खा लो, इससे तुम्हारी हड्डियों का दर्द चला जाएगा। ज़ीशान की इस हरकत पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने इसके हाथ से पुड़िया पकड़कर नीचे फेंक दी थी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने ज़ीशान के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, मैंने आपकी एक अच्छाई देखकर ये सोच लिया था कि आप शायद कोई बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। मुझे आपसे मोहब्बत होगी तो लगने लगा शायद आप भी मुझे चाहते होंगे, इसलिए आपके साथ शादी करने का फैसला कर लिया। मगर आज मुझे लग रहा है
कि मेरा यह फैसला बिल्कुल गलत था। ज़ीशान, मुझे मजीद आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक दे दे। मेरी बात सुनकर ज़ीशान हक्का बक्का रह गया था। वो कहने लगा, तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ जाओगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना कहकर वो कमरे से निकल गए थे, जबकि मैं फूट फूट कर रोती रही थी। शायद मेरे रोने की आवाज कमरे से बाहर चली गई थी। तभी मेरा छोटा देवर मेरे पास आकर बैठ गया था। वो कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? मैं रोते हुए बोली, मेरी हड्डियों में बहुत दर्द है, मुझे कोई डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला नहीं है। तब अकरम बोला, भाभी अम्मी ठीक नहीं कर रही, वो खुद तो जवान होती जा रही है और आपको बूढ़ा कर दिया है। मैं इसकी बात सुनकर चौंक गई थी और बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? अकरम कहने लगा, मैंने पहले सोचा था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो ही सब करूंगा जो अम्मी आपके साथ करती हैं। देखा ना वो कितनी जवान हो गई है, मगर मुझे इल्म नहीं था कि आपको इस चीज से इतनी तकलीफ होगी। मैं तो आप कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये क्या कह रहे हो? वो एकदम से घबरा गया और उठकर मेरे पास से चला गया था। अब मुझे कामिल यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। इस सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ था। इस हकीकत से मुझे सिर्फ मेरा देवर ही आगाह कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि इस रात से तो पर्दा हटाकर ही रहूंगी, मगर मैं देवर से सारी हकीकत कैसे पूछती? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। फिर ख्याल आया कि वो तो मासूम बच्चा है, अगर इसके सामने अपनी तकलीफ का इजहार करूंगी तो इसका दिल पैसिज जाएगा। इसलिए अब मैं हर रोज अपने देवर को अपने पास बुलाती और रोने लगती कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। एक दिन मैंने इसे चॉकलेट दी और इसे बोली, मुझे बताओ तुम्हारी अम्मी मेरे साथ क्या करती है? अकरम ने जो बात मुझे बताई थी, इसने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मेरा तो दिमाग फटने वाला हो गया था। अब मैं ज़ीशान की वापसी की मुंतज़िर थी। वो जैसे ही घर दाखिल हुआ मुझ पर फट पड़ा था और बोली, ज़ीशान, आपसे तो अच्छा अकरम है जिसने मुझ पर तरस खाया और अपनी वालिदा की सारी हकीकत मुझे बता दी, जबकि आपने तो मुझे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़ीशान मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे माफ कर दो मदीहा, मैं बहुत ज्यादा मजबूर था। तुम जानती हो ना, इंसान हर काम अपनी मजबूरी के तहत ही करता है। दरअसल अबू के इंतकाल के बाद हम पर बहुत ज्यादा गुर्बत छाई थी। सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। तब अम्मी कहने लगी, मेरे अब्बू हकीम थे, इनके पास एक ऐसा अमल था जिससे बूढ़ा जवान और जवान बूढ़ा हो जाता था। अगर मैं ये नुस्खा बाजार में बेचूंगी तो हमारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी तो भी रिज़्क खत्म नहीं होगा। मैं हैरान हुआ और बोला, ये कैसे मुमकिन है? इन्हीं दिनों मैंने अम्मी से कहा कि मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए मांग ले। अम्मी कहने लगी, एक शर्त पर ऐसा करूंगी, अगर तुम अपनी बीवी पर नीचे से नुस्खा आजमाने दो। मैं तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहता था, इसलिए अम्मी की बात मान ली, क्योंकि मुझे इल्म था कि दुनिया में ऐसा कोई नुस्खा मौजूद है ही नहीं जिससे ये कमाल हो जाए। अम्मी ने कहा था कि शादी के पहले मैंने तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में सोएगी। मैंने इनकी ये बात मान ली थी। मैं रोने लगी और बोली, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब क्या होगा? तब ज़ीशान ने अपनी अम्मी से दो टूक बात की थी। वो कहने लगा, अम्मी आप ये सब बंद कर दे, मेरी बीवी को ठीक कर दे, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, मुझे भी अपनी बहू की तकलीफ का एहसास है, इसलिए सोच लिया है कि आज के बाद कभी ये हरकत नहीं करूंगी। मैं ये नुस्खा समंदर बंद कर दूंगी, अल्लाह ने रोजी देनी होगी तो दे देगा। अब मेरी सास मुझे हर रोज एक फली खाने को देती, जिससे मेरी हड्डियों का दर्द खत्म हो गया है और मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगी हूँ। मैंने अपने सास और शौहर को माफ कर दिया है, क्योंकि वो पूरे लोग नहीं थे। इन्हें बस हालात ने ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। शुक्र है कि वो राह रासत पर आ चुके हैं। मुझे अब्बू ने भी माफ कर दिया है और अब सब कुछ बेहतर हो गया है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।